नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश बजट 2026 कितना पूरा कितना अधूरा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। तो देखिए, बजट का इंतजार पूरे साल हम सभी करते हैं। उम्मीद करते हैं कि लेखा बही, खाता बही, अलग अलग भाषा में अलग अलग बातें हम कहते हैं और इंतजार इसलिए करते हैं कि इस बार क्या खास होने वाला है, कितनी बचत हम कर पाएंगे, कहां पर हम निवेश कर पाएंगे। इस बार का हमारा बजट जो है भविष्य को लेकर किस तरह से बनेगा, उसको लेकर हम सपने बुनते हैं, आगे के लिए तैयारियां करते हैं, सोचते हैं और इंतजार होता है 1 फरवरी का। आखिर 1 फरवरी को किस किस क्षेत्र में कहां कहां हमको फायदा हो पाएगा, किस तरह से हम और बेहतर कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और आज ही का वो दिन था। ऐसे में आज रविवार के दिन ये बजट पेश हुआ है। इस बजट में क्या खास है वो आपको इस खास पेशकश के जरिए बताएंगे। कहां पर कितना कुछ किसको मिला है, कितना नहीं मिला, ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2026 कितना पूरा कितना अधूरा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश का आम बजट पेश कर दिया। उनका बजट भाषण 85 मिनट तक चलता रहा। उन्होंने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि जैसे पहले चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। 1 अप्रैल 2026 से नया कानून लागू हो जाएगा। इस कानून में तकनीकी खामियों को दंड से जुर्माने में बदलने का प्रस्ताव है। यानी इसको सामान्य शब्दों में अगर समझा जाए भाषा में, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इनकम टैक्स नहीं देते हैं और बाद में जब ये पता चलता है कि इनकम टैक्स की वो चोरी कर रहे हैं तो उनको जुर्माना होता है, कैद भी होती है। लेकिन अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि दंड जो है वो आप दे सकते हैं, यानी कि 30% का अतिरिक्त टैक्स देकर आप जुर्माने से बच सकते हैं। छोटे टैक्स अपराधों में सिर्फ जुर्माना लगेगा। विदेश यात्रा पर लगने वाले टैक्स कम होंगे। अगर आप विदेश यात्रा करते हैं तो टैक्स अब आपको पहले से कम देना पड़ेगा। टीसीएस दर 5% तक रहेगी। वही 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। इस कानून में अघोषित आय 1 करोड़ रुपए तक करने का भी प्रस्ताव, यानी किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपए तक की आय है और अब तक टैक्स नहीं पटा रहा था कोई, या बचने की कोशिश कर रहा था, तो उसको एक मौका है कि वो टैक्स पे कर सकता है। वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि कैंसर से जुड़ी हुई जो 17 दवाएं हैं, जिनको हम जीवन रक्षक दवाइयां कहते हैं, उस पर भी छूट दी जाएगी। साथ ही साथ 7 और जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनकी दवाओं में भी आपको रियायत मिलेगी। खास मेडिकल पर्पस के लिए उसके आयात में छूट मिलेगी, जो विदेशों से हम मंगाते हैं। अक्सर ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं। वही बायो फार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए निवेश होंगे। 3 नए संस्थान बनाए जाएंगे। भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में 40,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। एमएसएमई और उद्यमियों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से समर्थन मिलेगा। यह अलग फंड एक बनाया जा रहा है। देखिए, एमएसएमई की पिछली बार अनदेखी करने का आरोप लगा था, इसलिए विशेष तौर पर एमएसएमई के लिए यह एक बड़ी कोशिश हो रही है। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। रेयर अर्थ का मतलब होता है वो मिनरल्स जो कि बहुत रेयर्स होते हैं, यानी कि जिनका मिलना असंभव सा होता है, लेकिन इन क्षेत्रों में वो पाए जाते हैं। उसके लिए, इस व्यापार को बढ़ाने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर ये बनाया जा रहा है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ओडिशा, केरल, छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर बनाए जाएंगे। साथ ही साथ 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क, 22 नए जलमार्ग होंगे, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होंगे। राष्ट्रीय फाइबर योजना बैंकिंग कमेटी की घोषणा की गई है। कैंसर और शुगर की दवाएं भी सस्ती होगी। तो ये जो बड़े पॉइंटर्स थे वो आपको हम बता रहे हैं। आज जो बजट आया वो बजट ये मैसेज देता है कि नरेंद्र मोदी ने गलत दिशा में देश को ले गए। जो लगातार मिडिल क्लास के हमारे सेमी उद्योगों पर हमले हुए, वो हमला अभी भी जारी है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे
नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। तो परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये 3 शब्द दिए गए थे और इसी बात को फिर से एक बार बताने की कोशिश भी की गई है। ऐसे में ये जो बजट है इसको सब अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। विपक्ष जहां इसकी निंदा कर रहा है तो सत्ता पक्ष इसकी तारीफ कर रहा है, वही आम जनता की अपनी अलग ही राय है, उनका मिला जुला रिस्पॉन्स आ रहा है। ऐसे में इसी विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर वानी अहलूवालिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुकी है। राजेश महतो जी है, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे लगता है कि राजेश महतो जी आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर बजट खाता बही को कोई और समझ नहीं पाएगा। आप ही बताइए, आंकड़ों की जादूगरी को, बाजीगरी को कैसे समझाया जाए? आम आदमी के लिए बजट कितना राहत भरा है, किस तरह से भविष्य के सपने पूरे होते हुए दिखाई देते हैं? राजेश जी, आप म्यूट पर है, शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर मैं आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आम जनता को बजट में कहीं भी कुछ मिला नहीं है। वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि देखिए, सरकार हमेशा ही फ्री वी से विश्वास नहीं करती है। सरकार विश्वास करती है किस प्रकार से इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म किया जाए। पिछले बजट में ही सरकार ने जो मिडिल क्लास है उसके लिए 12,75,000 की छूट दे रखी है और उसको पहले फायदा देखा है। सरकार चाहती है कि हम इस बार के बजट में किस प्रकार से इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आए ताकि हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा कर सके। आप देख रहे हैं कि विश्व में किस प्रकार से जियोपॉलिटिकल इतना टेंशन हो रखा है, टैरिफ का वॉर हो रखा है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये सोचा है कि फ्री वीज ना देके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया जाए ताकि हम अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म और रिफॉर्म कर सके। उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है इस बार के बजट में। लेकिन आपकी जो बातें मैं चाहूंगा और सरल शब्दों में समझाइएगा आप। मैं वापस आऊंगा आपके पास नेक्स्ट राउंड में, क्योंकि सामान्य दर्शक जो है वो अब भी समझ नहीं पा रहा कि इस बार बजट में था क्या, उसको मिला क्या, उसके हाथ में आया क्या, बचा क्या और निकला क्या। शिल्पा देवांगन जी, जरा आप भी बताइए, विपक्ष क्या सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चश्मे से ही इसको देख रहा है या कुछ उसको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, कुछ सकारात्मक दिखाई दे रहा है? जी नमस्कार। देखिए सनी जी, बजट भाषण 85 मिनट का आपने भी सुना और पूरे देश ने सुना। इस 85 मिनट के बजट भाषण में केवल भाषण ही था, मुझे तो बजट कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आम नागरिक उस विजन से देखता है, उस उम्मीद से देखता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ तो राहत की सांस लेने वाली बात होगी। परंतु सनी जी, आप खुद देखिए, आम आदमी को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर आज पानी फिर गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की 12 साल से सरकार से उम्मीद नहीं है तो बजट से क्या ही उम्मीद रहेगी, ऐसे वक्तव्य जनता की तरफ से आ रहे हैं। और कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस आम नागरिकों का पक्ष रखने का कार्य करती, सकारात्मक विपक्ष का कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से जनता पर, जनता की जेब में जो बोझ है, जो महंगाई है, जो युवाओं में बेरोजगारी है, उसको सही करने के लिए, उससे राहत देने के लिए बजट में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। केवल भाषणबाजी और शब्दों की बौछार नजर आ रही है। शिक्षा का जो बजट है वो कम कर दिया गया है, शिक्षा में जो बजट होना चाहिए था। आप कह रहे थे अभी दवाइयों पर अच्छी 17 दवाइयां जो है उस पर जो ड्यूटी लगती है उसको कम किया गया है, कैंसर, शुगर की जो। तो सनी जी, इस पर मेरा एक प्रश्न है, इस पर प्रश्न मेरा ये है, आम नागरिकों को ये भी बताएंगे ना कि छूट कितने की दी गई है? 5 पैसे 10 पैसे की दी गई है कि कितने की दी गई है? 50% की दी गई है? कितने की छूट दी गई है? और धरातल पर इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? आम जनता तो यही पूछना चाह रही है ना। ये सारी चीजें जमीन पर कितना एग्जीक्यूट होता है। एक मैं मुख्य बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, कॉरिडोर की बात की गई है। माइनिंग कॉरिडोर बनाएंगे, कनेक्टिविटी बनाएंगे, तो ये तो सीधा सीधा माइनिंग कॉरिडोर जो है वो उद्योगपति और पूंजीपतियों, कॉर्पोरेट सेक्टर का बजट हो गया। फिर यदि उनके लिए आप काम कर रहे हैं, जल जंगल जमीन को छीन कर आदिवासी भाई बहनों से उनके हक और अधिकार का हनन करके, कांग्रेस हमेशा इस बात को मुखत्ता से। ठीक है, चलिए वापस आता हूं मैं आपके पास। वानी जी के पास मुझे जाना है, मैं आगे और आपसे बात करूंगा इस विषय पर। वानी जी, सभी को बहुत इंतजार था आज के दिन का। आपसे ही समझना चाहते हैं कि महिलाओं के किचन में क्या असर पड़ा है, युवाओं को कितना रोजगार मिल पाया है,
इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां पर हम खड़े हैं, व्यवसाय व्यापार में क्या मिला है, किसान कहां पर है, शिक्षा का बजट क्यों कम किया गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हुआ है, जरा आप ही बताइए। विपक्ष तो कहता है कि सब कुछ नकारात्मक है। सबसे पहले आईएनएच के श्रोताओं को और मेरे साथीगण आप सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, अभी हमने दो अलग अलग पहलुओं पर, मतलब दो अलग वक्ताओं के मुख से हमने सुना। एक ने बता दिया स्पष्ट तरीके से ये नेशन बिल्डिंग का बजट है, यदि ये राष्ट्र के निर्माण में हम योगदान करते हैं तो हम अपने खुद का इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हम तरक्की करते हैं, और यही परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अधिरचना है। और दूसरे मुख से हमने बहुत नकारात्मक सोच सुनी, जिसके कारण हम ये भी देखते हैं कि जनता उनसे जुड़ाव और लगाव नहीं बना पाती। ये एक नए मिडिल क्लास के निर्माण के लिए एक एसेट बिल्डिंग का बजट है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेवी मशीनरी, किसान, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबको एक नियमित रूप से, डिफेंस, सबको एक संतुलित प्रभाव से एक विकास की ओर, विकास की दृष्टि में लेके जाने वाला बजट है। हम देख चुके हैं कि एग्रीकल्चरल बजट विगत वर्षों में लगभग 5 गुना बढ़ाया गया है। आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको अपहोल्ड कर रही है भारतीय जनता पार्टी की विवेक। अब आपने जो प्रश्न किए हैं महिलाओं के लिए स्वरोजगार निर्मित करने के लिए, तो वैसे भी बहुत सारी स्कीम्स चल रही थी, पर एक सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप जो महिला उद्यमी के लिए होगा, उसके लिए नवाचार किया जा रहा है। खेलो इंडिया के लिए सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, परंतु स्किल डेवलपमेंट और उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए एक प्रावधान बनाया जा रहा है। 7 लाख करोड़ से अधिक एमएसएमई के लिए अवेलेबल किए गए हैं, और जेम पोर्टल को ट्रेड के साथ लिंक किया गया है। आप 5 रीजनल हब्स बनेंगे मेडिकल टूरिज्म के लिए। बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम अगले 5 वर्षों में उसका विकास होगा। 3 आयुर्वेदिक एम्स की बनाने की रचना की जो बात की जा रही है। हमारा जो प्रोजेक्शन है वो भारत को हमने एक मैन्युफैक्चरिंग हाई एंड टेक्निकल हब भी बनाना है। हम विगत दिनों में देख चुके हैं कि जो एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स की जो एक का आयोजन हुआ था दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड डील कंक्लूड की है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं बहुत असमंजस, बहुत ही विकट परिस्थितियां हैं, पर उस सब के होते हुए भारत अपने ट्रेड डेफिसिट, भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व, भारत अपने डेफिसिट, उन सब को मैनेज करते हुए मुझे बताते हुए ये भी बहुत हर्ष होता है कि हम अगर रूरल इंडिया में देखते हैं कि हम वी बी राम जी के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो रोजगार की योजनाएं वहां क्रियान्वयन कर रहे हैं, हमने एक इतना कुछ हो रहा है अगर वानी जी, तो फिर शेयर मार्केट डाउन क्यों हो गया? देखिए, शेयर मार्केट सेंटिमेंट ओरिएंटेड है। आज वो डाउन हुआ है बिकॉज हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हुई हो, बट दैट डजंट मीन कि लोगों का विश्वास उठ गया है इंडियन इकोनॉमी से। इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इंडियन इकोनॉमी आज 4th लार्जेस्ट है। मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूँ वानी जी, आप कह रही है फास्टेस्ट ग्रोइंग है, 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देश पर है, और प्रति व्यक्ति पर निकालेंगे तो और ज्यादा, और प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखते हैं, जरा उस पर भी बात कीजिए। मुझे लगता है इस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हम 4th जी डेट टू जीडीपी रेशियो अगर आप देखेंगे तो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में 25-26 का 56.1 था, और जो अभी हम देख रहे हैं बीई 26-27 में उसको 55.6 तक लाने का सरकार ने बोला है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट, डेट टू जीडीपी रेशियो संतुलित है और कम हो रहा है, ये मुझे लगता है एक पॉजिटिव इनपुट है हमारे लिए। ये मापदंड है, और मुझे लगता है जो सीए साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अग्री करे, वो सहमत होंगे मेरे इस वक्त। नहीं, मैं उनके पास ही जाना चाह रहा हूं मैं। और महतो जी, जरा समझाइए कि प्रति व्यक्ति आय तो हमारी बढ़ नहीं रही है,
वानी जी की बातें जो है वो सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जमीन पर क्या वाकई में आम लोगों का विकास हो पाएगा? 2047 की बात हम कर रहे हैं, 2026-27 में क्या होगा ये तो पहले सोचना पड़ेगा ना। जी देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रति आर वानी व्यक्ति जी। आय इतनी इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हम फोर्थ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के अंदर हम कम से कम 100 कंट्री के नीचे आते हैं कम से कम। तो मेरा मानना है कि जहां पर सरकार जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कंट्रोल कर रही है, 4.4 से आज 4.3 की तरफ लेके आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश की जो रेटिंग है वो बढ़ती है और फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन मैं इसमें एक सरकार को सुझाव देना चाहूँगा। देखिए, हमारे देश में एक चार्वक हुए हैं जिन्होंने कहा था कि अगर उधार लेकर भी आपको घी पीना पड़े तो पीना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे देश जो है, हमारा देश अभी क्या है कि डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं हुई है। तो अगर हमें उधार लेकर भी अपने ग्रोथ को बढ़ाना पड़े तो बढ़ाना चाहिए। आप देखिए, अमेरिका की जो जीडीपी टू डेप्ट रेशियो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो अगर हमें उधार लेकर अपनी इकोनॉमी को, ग्रोथ को, इंजन को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बात अभी समझ में नहीं आ रही हमको, जरा आप सामान्य शब्दों में बताइए। अभी जीडीपी 6.8 से लेकर 7.5 तक होने की बात इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में होने की बात कही जा रही है। इससे आम आदमी की जो आय है वो कैसे बढ़ने वाली है, कैसे उसको फायदा मिलेगा, महंगाई पर कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि महंगाई तो बढ़ी रही है, महंगाई कहीं कम तो हो नहीं रही है, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय का सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे कि जब हम कहते हैं कि फोर्थ इकोनॉमी हम लार्जेस्ट बनने जा रहे हैं, तो भाई जो सामान कल 1 रुपए का मिल रहा था वो आज 10 रुपए का मिल रहा है, लेकिन सैलरी में उसकी ग्रोथ जो हो रही है वो उस तेजी से नहीं हो रही है। सैलरी जहां कभी पहले 5-7 हजार रुपए थी वो बढ़कर अब 8 हजार या 9 हजार हुई है, लेकिन 15 या 20 हजार नहीं हुई है। तो ये जो अंतर आ रहा है इस पर मैं बात करना चाह रहा हूं। नहीं, ये इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि जो 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 इनकम का गैप है, अमीरों और गरीबों के बीच में जो खाई है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसमें दो राय नहीं है। उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं उस प्रकार की चीजें लेके आनी चाहिए ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो सही तरीके से हो सके। आर उसके वानी लिए जी, सरकार जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, उसके लिए सरकार देखिए क्या है कि 2005 2015 की अगर बात करें तो उस समय सिर्फ और सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय होता था, लेकिन आज वही पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए तक हो गया है। तो पूंजीगत व्यय अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर होता है तो वो पैसा कहीं ना कहीं जो मजदूर है, जो एम्प्लॉई है, जो इंडस्ट्री है, उसके हाथ में पैसा घूम कर जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी इनकम को बढ़ाने में काम करेगा। चलिए, ये बात तो आपने कर दी। वानी जी, एक सवाल मैं और बीच में, चूंकि मैं आपसे बात करते करते और आगे नहीं बढ़ पाया था। छत्तीसगढ़ में किसानों के परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 9,677 रुपए है, और देश भर के किसानों की जो आय है, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे जानकर हैरानी हुई कि 10,695 रुपए मात्र है। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए जिस तरह से हम फ्री ब्रीज की योजनाएं चला रहे हैं उसका जो बड़ा भार है वो राज्य सरकारों पर पड़ रहा है। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है और कहा है कि जो फ्री ब्रीज की योजनाएं चल रही है इससे वित्तीय प्रबंधन बिगड़ रहा है। तो ये जो बजट है, जाहिर सी बात है इस पर सीधा असर पड़ रहा है। देखिए, पहले तो मैं एक कुछ ऐड करना चाह रही थी जो जी, सीएम महोदय ने अभी कहा है। देखिए, इंडिया पहले, भारत एक फ्रजाइल इकोनॉमी होता था, आज एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में कंसिडर किया जाता है, जिसमें वो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर पर पहुंचेगी। पर आपको ये ध्यान दिला दूं कि अगर हम बात कर रहे हैं पर कैपिटा जो इनकम है, पर मैं आपको इतना बता दूं कि इतना संतुलित है मध्यम वर्ग कि रूरल मंथली पर कैपिटा एक्सपेंस जो है, एक्सपेंडिचर, वो बढ़ गया है रूरल एरियाज में 9.2% है और उसकी तुलना में अर्बन सेंटर्स पे 8.5% है। तो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है प्रगति पथ पर है, वो आर्थिक उन्नति पर है। वहां पर आप ये सोचिए कि लोगों के पास खरीदने की क्षमता है। वो मैं इसलिए इसका एक काउंटर आपको देना चाहता हूं। आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कहा था कि लोगों के अंदर लगातार सिर्फ और सिर्फ लोन लेने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, कर्जा वो ले रहे हैं, सेविंग हमारी घटती जा रही है, जो आने वाले समय में एक संकट का विषय बनता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस दिशा में सोचना होगा। लेकिन मेरे पास शिल्पा जी के पास, चूंकि वक्त जाने का कम है, शिल्पा जी जल्दी से अपनी बात रखें कि कैसे इसको सुधारने की दिशा में काम करने की जरूरत है, कहां पर कमियां खामियां दिखाई देती है। ये पूरी कमियां ही दिखाई दे रही है। सरकार ने या वित्त मंत्री ने शायद आर्थिक सर्वेक्षण जो होना चाहिए वो जमीनी स्तर पर होना चाहिए। आम नागरिक, किसान, मजदूर और महिलाओं
महिलाओं के ऊपर बोझ रहता है ना कि घर कैसे चलाया जाएगा। सामान्य शब्दों में आप भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछेंगे ना कि महिलाएं अपना घर किस तरीके से चलाएं, अब आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतने साल हो गए हैं, उन्होंने आर्थिक बोझ दे दिया, वो नहीं बता पाएंगे। वो बड़ी बड़ी और कठिन शब्दों की बात बताएंगे। आप बार बार उन्हें कह रहे हैं महिलाएं किस तरीके से घर चलाएंगी, किस तरीके से अपने बच्चे को खाना खिलाएंगी, ये बड़ी बड़ी बातें करें। तो मुझे एक बात बताइए, कुपोषण क्यों बढ़ता जा रहा है? आज हर घर में ये क्यों समस्या है कि राशन पानी कहां से आएगा? चलिए, राशन पानी से मुझे याद आया कि 80 करोड़ लोगों को सरकार अब भी जो है कम से कम पैसे में राशन दे रही है, और कहा यह जा रहा है कि 2.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर भी निकल आए हैं। लेकिन सवाल अब भी इसी बात को लेकर है कि जब हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ की है, 80 करोड़ को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, कम दरों पे अनाज दे रहे हैं, तो ऐसे में हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है और हमारी परचेसिंग पावर कब बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ेगी, कब हम जाकर एक विकसित भारत की बात जो करते हैं उसमें हम सफल हो पाएंगे। बहरहाल समय मुझे रोक रहा है, वानी जी माफी के साथ आपको भी रोकूंगा, शिल्पा जी आपको भी बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बजट 2026 कितना पूरा कितना अधूरा, ये आप पर निर्भर करता है कि इस बजट को आप किस चश्मे से देखते हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान बुनियादी जो सुविधाएं होती है, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, ये इस बजट में कितनी पूरी होती है, कितनी अधूरी रहती है, आप भी इसका विश्लेषण कीजिए, जरा सोचिए और जनप्रतिनिधियों से भी सवाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछना हमारा ही नहीं आपका भी काम है, तभी जाकर आप भविष्य को बेहतर गढ़ पाएंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।